सो इस वक्त जो लिथियम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, जिसमें हर एक हर एक लिथियम, अगर मैं बार बार अगर मैं ये कह रहा हूँ सोडियम कह रहा हूँ, तो याद रखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड होता है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 8। यानी कि एक सोडियम है तो उसको सराउंडिंग में कितने सोडियम ने घेरा होगा, 8। पोटेशियम को कितने घेरा होगा, 8, राइट। तो इनका ट्रेंड मैं बाद में डिस्कस करूंगा जब मैं ग्रुप्स की बात करूंगा। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पीरियड्स। ओके फाइन। सो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस ट्रेंड, मेटल मेटल मेटोलाइट, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, समझ आ गई कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो मेटालिक बॉन्डिंग है और मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और इनमें जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो कि वीक होती हैं, वैंडरवाल्स फोर्सेस है वीक होती हैं, लिहाजा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनकी निस्बत क्या होगा, कम होगा। अब सवाल कहां पैदा होता है, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ बोरॉन एंड व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ कार्बन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस। याद रखिएगा जो बोरॉन है, फर्स्ट टाइम मैं शेयर करने लगूं, अब मैंने अपने स्टूडेंट से पहले कभी ये बात शेयर नहीं की, लाइक बोरॉन को जो इनफैक्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं IH। IH स्टैंड्स फॉर आइकोसाहेड्रल। आइकोसाहेड्रल मीन ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसके 12 फेसेस होते हैं। 12 फेसेस। अक्सर हम बायो के अंदर टर्म यूज करते हैं विटामिन B12, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B12 तो आपने फौरन क्या जवाब देना है, आपने कहना है इनफैक्ट सर आप बोरॉन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बोरॉन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B12 से। आप कहते हैं सर ये B12 कैसे है, हाउ इट इज अ B12, तो वी हैव टू लर्न दिस स्ट्रक्चर अ लिटिल बिट, फिर आपको समझ आएगी कि आखिर इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि दिस इज द जॉइंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज आइकोसाहेड्रल। और एक बात इसमें मजीद ऐड कर दूं, लाइक इसका इस स्ट्रक्चर के अंदर 20 इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स एग्जिस्ट करती हैं। देयर एग्जिस्ट 20 इक्विलेटरल ट्राइएंगल्स इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो लेट अस सी, हम थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। यहां तो समझ आ गया आपको लिथियम का और बेरिलियम का, और उनका समझ आ गया आपको लाइक दैट। सो लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ बोरॉन एंड कार्बन, राइट। सो कार्बन का केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बोरॉन का केस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो लेट अस सी, हम आइकोसाहेड्रल को ड्रॉ करने का थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताता हूं कैसे इसको ड्रॉ करना है। लेट अस सी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, ठीक है। कभी भी डायग्राम्स को देख के कंफ्यूज मत हो जाया करें, बिल्कुल पहले इसको गौर से देखा करें ये कैसे ड्रॉ हुई है। फॉर एग्जाम्पल इट्स वेरी ट्रिकी, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेक्सागोन की फॉर्म में सारे बोरॉन को ड्रॉ करूं लाइक दैट, दिस वन एंड दिस वन, हियर वी गो, तो आपको कुछ न्यू नजर आ रहा है, हेक्सागोन टाइप की चीज है, बिल्कुल दिस वन इज हेक्सागोनल। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, कभी मैं हेड्रल बोलता हूं, कभी मैं गोनल बोलता हूं। याद रखिएगा माय डियर, अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि हेड्रल मीन कॉर्नर्स। नो माय डियर, हेड्रल मीन फेसेस एंड गोनल मीन कॉर्नर्स। हेड्रल का मतलब फेसेस होता है और गोनल का मतलब कॉर्नर्स होता है। लेट अस सी, सो दिस वन इज द हेक्सागोन। मैंने एक हेक्सागोन ड्रॉ की, राइट। अच्छा, मैं ड्रॉ क्या करने जा रहा हूं, मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं बोरॉन का स्ट्रक्चर। और एक चीज इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले बता दूं, बोरॉन कभी भी नेचर में इंडिविजुअल बेस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमेशा कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जैसे B2O3 हो गया, कभी भी जो बोरॉन है वो इंडिविजुअली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। आपके नॉलेज में एक इजाफा और कर दूं कि जो बोरॉन है
फर्स्टली इसको डिस्कवर हुई ये मेटेओराइड्स के अंदर, जिसको शाबित साकिब का नाम देते हैं, टूटे हुए सितारे, उनके अंदर से जो है ये बोरॉन ये जो है ना वहां पे पाई गई। तो नेचर के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, जमीन के अंदर ये चीज बोरॉन अकेली इंडिविजुअल हालत में नहीं पाई जाती, याद रखिएगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू ट्राइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोरॉन दैट इज कॉल्ड एज आइकोसाहेड्रल, जिसको हम IH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मैंने क्या किया, 6 बोरॉन्स को मैंने एक जो है वो हेक्सागोन की फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूं, उल्टा ट्राइंगल को इसी के अंदर ड्रॉ करता हूं, लाइक दिस वन एंड दिस वन। फाइन, मैंने क्या किया, इट्स लुक्स वेरी फनी, राइट? केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो व्हाट हैपन्स हियर, मैंने इसको चले सॉलिड लाइन से ड्रॉ किया यहां पर, और इसको मैंने आपस में क्या कर दिया, लिंक कर दिया, लाइक दैट। तो एक ट्राइंगल को मैंने सेंटर के अंदर ड्रॉ किया। अब देखिए क्या होता, मैं सबको आपस में लिंक करूंगा, लाइक देखिए दिस वन, फाइन, दिस वन, एंड लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब जरा गौर कीजिए कि ये इस वक्त कितने बोरॉन के एटम्स हो गए, लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोरॉन हो गए। अब पीछे कितने बचे, 3। अब उनको देखिए कि मैं कहां पे ज्वाइन करता, लाइक अब उनको असल में ये जो बोरॉन, ये जो ट्राइंगल की फॉर्म में, ये सामने है आपके, आप इसको फेस कर रहे हैं, लाइक दिस इज ऑन द फ्रंट फेस, और इसके बैक फेस पे एक क्या लगा हुआ है, बोरॉन। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इसके नीचे। चलिए मैं उसको स्मॉल सर्कल से शो करता हूं, लाइक दैट। ओके, सो इफ आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द अदर 3 बोरॉन्स, देखिए 1, इसके नीचे एक बोरॉन, इसके नीचे दूसरा बोरॉन। अब आप कहते हैं सर जो फर्स्ट ट्राइंगल है वो आपने कैसे ड्रॉ की, उल्टी, और जो नेक्स्ट जो पीछे वाली जो ट्राइंगल है उसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, सीधा, लाइक दैट। और इनको मैं आपस में क्या कर दूंगा, ज्वाइन। सो माय डियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आइकोसाहेड्रल, और इसकी फर्दर आगे ज्वाइनिंग होती है, लेकिन अगर आप उसको ड्रॉ करेंगे तो ये घपला से मच जाएगा, राइट? सो दिस इज द आइकोसाहेड्रल, फाइन। और अगर आप इसको चेक करें, इसमें कितने बोरॉन हो गए, 12 बोरॉन्स हो गए इसमें, राइट? सो दिस आइकोसाहेड्रल इज इन फैक्ट, तो बोरॉन इतने बल्कि स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है? और अगर इसका एक और ऊपर बोरॉन होगा तो वो कैसे होगा, वो यूं करके लिंक्ड होगा, यानी कि एक नीचे और एक यूं है। और ये कैसे स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। दिस इज हैपनिंग इन अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से जो बोरॉन है वो मेटालॉइड है, इसके अंदर मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी एग्जिस्ट करती हैं। I hope so you learned a lot over here in case of boron. So this is joint type of the structure. That's why इसको melt करने के लिए we require a very high temperature, that is 2076. Now what is the case of the carbon? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूं। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं सर डायमंड इज एन एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ए कार्बन। दैट इज वेरी मिसलीडिंग टर्म। प्लीज डोंट फॉरगेट नाउ दैट डायमंड एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की। ये खुद एक एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है। किसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है? कार्बन की। फाइन। For example, if I just talk about the diamond, why diamond has very high melting point? For example, if I just talk about the melting point, I would like to say carbon is further attached with other 4 carbons and the basic structure is the tetrahedral. ठीक है, इसका basic structure क्या होता है? Tetrahedral. And further carbons they are attached with the some more carbons like that. तो ये जॉइंट सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और डायमंड याद रखिएगा इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, करंट इसमें से नहीं गुजर सकती। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसमें चारों के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो बिजी होते हैं, एंगेज होते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर इसको एक्सप्लेन किया डायमंड को लाइट सा। लेकिन इसकी जो जेन्युइन जो डिस्कशन है वो मैं पार्ट 1
उस चैप्टर में पार्ट 1 का आई थिंक सो जो है वो सॉलिड के पोर्शन में मैं इसको डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, इसका स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करूंगा। फाइन। सो अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि डायमंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए जाइंट क्रिस्टल लैटिस। दैट्स व्हाई इसका जो टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, दैट इज अबाउट 3550। दैट्स इट। फाइन। सो आई होप सो दिस वॉज वेरी क्लियर अबाउट द ट्रेंड कि अगर इसको देखा जाए तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर हम लेफ्ट राइट मूव करें, अगर मैंने कैसे बताया आपको, तो पहले हमने यहां पर एजम्पशंस कैसे क्रिएट की कि जो मेटल्स हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो यूजुअली हायर होता है एज कंपेयर टू नॉन मेटल से। और फिर मैंने किसको डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया कुछ वेरिएशंस में, जिसमें वेरिएशन में कौन से दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, बोरॉन एंड द कार्बन। और मैंने बताया कि उनमें जॉइंट क्रिस्टल लैटिसेस होती हैं जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो मेटल्स का नॉन मेटल से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो गैसियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लिक्विड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। ओके, सो what happens, this is all about the trends across the periods. Now along the groups, what happens along the groups? If I just talk about, it's very interesting case. If I just talk about the group number 1, lithium, sodium and potassium. For example, in the case of lithium, the melting point is 180, sodium 97, potassium 63. अभी मैं कुछ देर पहले ये बता के था कि सब के अंदर एक ही स्ट्रक्चर होता है, दैट इज BCC, बॉडी क्यूबिक सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड। फाइन। तो ये स्ट्रक्चर में मैंने कहा कि ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट इन द 8 कोऑर्डिनेशन। तो सारे के सारे में क्या होता है, हर एक जो सेंट्रल एटम है वो फर्दर आगे कितने से जुड़ा होगा, 8 से फर्दर जुड़ा होगा। ओके, सो ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन टॉप टू बॉटम डिक्रीज क्यों कर रहा है, लेफ्ट राइट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसमें वेरिएशन आ रही है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये डिक्रीज क्यों कर रहा है, हमने इसकी रीजन को फाइंड आउट करना है। लेट अस सी, अगर मैं बात करूं लिथियम की, देखिए सब में स्ट्रक्चर BCC है, चाहे वो लिथियम है, चाहे वो सोडियम है, चाहे वो पोटेशियम है। लेकिन एक बात बड़ी ऑब्वियस सी है, वो ये है कि लिथियम का जो एटम है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल। लाइक फॉर एग्जांपल, चले मैं इसको 3 ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। लाइक सोडियम, उसका साइज क्या होगा, बिगर। फाइन। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द पोटेशियम, द साइज इज वेरी बिगर, द साइज इज वेरी बिगर, लाइक दैट। तो जरा गौर कीजिए, जैसे ही ये जो मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं ना, मेटालिक बॉन्ड्स, उसकी डिस्कशन तो फिर जो मेटालिक बॉन्ड का जो लेक्चर उसमें मजीद करूंगा, व्हाट इज अ मेटालिक बॉन्ड। लेकिन सिर्फ अभी इतना सुन लीजिए, जो मेटालिक बॉन्ड्स हैं उनमें जो मेटल एटम्स हैं वो एज अ स्फेरिकल बॉल्स की तरह बिहेव करते हैं। अगर ये स्फेरिकल बॉल्स की तरह बिहेव करें तो लेट अस सी, इनमें गैप से कि कितना आ रहा है, स्मॉल, इसमें गैप थोड़ा सा बिगर, और इसमें गैप थोड़ा सा मजीद बिगर आ रहा है। तो जितना एटम बड़ा होता जा रहा है उसमें गैप्स उतने बड़े आते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि मेटल एटम्स में बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक C की फॉर्म में होते हैं, लाइक दैट। जितना साइज बड़ा होगा उतनी इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्शंस क्या होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी। जितनी इंटरेक्शंस वीक होंगी उतना इनको डीफॉर्म करना आसान होगा। थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये एटम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दैट्स व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बात समझ में आ गई। लेकिन जैसे ही आप नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, मैंने कहा कि हमने इसकी डायसेक्शन करनी है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ग्राफ बिल्कुल कैसे आ रहा है, नॉर्मल ग्राफ आ रहा है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, एक चीज याद रखिएगा, बेरिलियम इज अ वेरी हार्ड मेटल, वेरी हार्ड मेटल। इट इज वेरी हार्ड लाइक एज आयरन, लोहे की तरह ये हार्ड होती है। ओके, सो बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो अभी हमने पढ़ा रेगुलर ट्रेंड क्या जा रहा था, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका केस अल्कलाइन अर्थ मेटल का केस डिस्कस किया जाए तो ग्राफ कुछ यूं आ रहा है, लाइक दैट। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम, बेरिलियम, उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे नीचे आते हैं, जैसे हम अग्नि मूव करते हैं मैग्नीशियम की तरफ, तो वो क्या कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है। वंस अगेन फिर इंक्रीज करता है,
राइट। उसके बाद ये उसको फर्दर एलिमेंट्स को मैंने यहां पर राइट अप नहीं किया, लेकिन अगर आप ग्राफ देखें, उसका मेल्टिंग पॉइंट देखें, तो लाइक इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, यानी कि यहां से यहां तक रेगुलर ट्रेंड है, यहां से यहां तक रेगुलर ट्रेंड है, लेकिन इस मैग्नीशियम का जो यहां पर है मैग्नीशियम, यहां पर है कैल्शियम, मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज लेस एज कंपेयर टू कैल्शियम। हालांकि मैग्नीशियम का कैल्शियम से ज्यादा होना चाहिए था। अक्सर ये सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं और हम लोग इसको, इस सवाल को, इसका जवाब इस तरह बाईपास कर जाते हैं कि दिस इज द लाइक इसका जो है वेरिएशंस है। भाई वेरिएशंस तो हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर ये वेरिएशंस क्यों हैं। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, अब जो आपसे चीज शेयर करने जा रहा हूं इस वेरी इंटरेस्टिंग, वो ऐसा है कि जो अगर बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम में इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके मेटालिक जो स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लैटिस जो होती है, उसका वो होता है HCP, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नाम दिया जाता है। वंस अगेन मैं इसके ऊपर अभी इतनी डिबेट नहीं करूंगा, सिर्फ ये बताऊंगा कि ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं। ये है पार्ट 1 का टॉपिक, राइट। चले रफली एक आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। लाइक 6 ऐसे ही समझ लें कि हेक्सागोन है, और इसमें आप ये समझ लें कि 6 बॉल्स की ये हेक्सागोन है। अगर 6 बॉल्स के ऊपर मैं क्या रख दूं, 3 बॉल्स रख दूं, तो ऐसी पैकिंग को क्या कहूंगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का नाम देता हूं। बस इतना याद रखिए, ठीक है। तो जैसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, तो ये ऐसा ये क्या करता है, इट इज गोइंग टू चेंज इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम HCP टू FCC, फेस क्यूबिक सेंटर्ड। तो ये अपने स्ट्रक्चर को पहले इसमें चेंज करता है, फिर जाके क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर ये अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है। तो साबित हुआ कि अगर देखें, जरा मेरी बात सुने, अगर आप ये देखें कि लाइक अगर आप एक फिजिकल स्टेट को हीट कर रहे हैं, उसको मेल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है। अगर तो वो कांस्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा सा टेम्परेचर आप देंगे, तो एक ही स्टेट के अंदर जो है वो मूव करता जाएगा, यानी कि उसका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर एक चीज दूसरी चीज में चेंज हो जाए, तो इसका अपना टेम्परेचर है और इसका अपना टेम्परेचर है। इसका मतलब कि इसको मेल्ट करने के लिए इसको 2 स्टेट्स में से गुजारना पड़ता है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। लेकिन इसी तरह अगर कैल्शियम की बात करें, तो उसका स्ट्रक्चर है, लाइक फॉर एग्जांपल उसका स्ट्रक्चर है दैट इज FCC, फेस क्यूबिक सेंटर। तो ये फेस क्यूबिक सेंटर से कन्वर्ट हो जाता है BCC के अंदर, बॉडी सेंटर क्यूबिक के अंदर। यहां पर भी कितनी फेजेस आ रही हैं, 2 फेजेस आ रही हैं। अगर आपने कैल्शियम को मेल्ट करना है, इसका मतलब कि इसके अंदर भी चेंजिंग हो रही है, इसके अंदर भी चेंज हो रही है। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताने लगा हूं आपको, व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ मैग्नीशियम। माय डियर, मैग्नीशियम में जो स्ट्रक्चर है वो HCP से HCP ही रहेगा, इसमें डीफॉर्मेशन नहीं आएगी। लिहाजा साबित हुआ कि इसके अंदर अगर डीफॉर्मेशन नहीं हो रही, इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो HCP से HCP ही की तरफ है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही इसी की तरफ है। तो मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर फिजिकल स्टेट जो वो चेंज इतनी ज्यादा नहीं हो रही इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर का इतना चेंजिंग होना नजर नहीं आ रहा। साबित हुआ कि मैग्नीशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसी वजह से वो एब्रप्टली क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। आई होप सो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस थिंग दैट व्हाई दिस इज वेरिएशन इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन ये सवाल अक्सर पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ यही बात की जाती है कि बस ये मैग्नीशियम जो है वो उसका जो ट्रेंड है वो वेरिएबल है, रीजन नहीं पता होती। लेकिन आई होप सो कि आज के बाद आप कभी ये रीजन नहीं बोलेंगे। फाइन, नेक्स्ट what is that if we just talk about the next group, okay, so अगर बात करें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम की, तो मैं ये कहूंगा कि बोरॉन टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए। तो बिल्कुल ये ट्रेंड रेगुलर है।
बोरॉन का इतना है, एल्यूमिनियम मेटल है तो इसका इतना है, गैलियम ये भी मेटल है, लेकिन बताया कि गैलियम जो है वो तकरीबन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर भी ट्रेंड भी क्या है, रेगुलर है। लेकिन जैसे अब बात करते हैं कार्बन की, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑब्वियसली यहाँ पर भी ट्रेंड क्या है, रेगुलर है, बिल्कुल टॉप टू बॉटम जाने डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ पे ट्रेंड चेंज है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। और दूसरी बात ये कि नाइट्रोजन में जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो वैन डर वाल इंट्रैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर फास्फोरस की बात की जाए, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द फास्फोरस, so this phosphorus exists at room temperature in the form of a solid। तो ये phosphorus जो है ये बेटा solid की form में exist करती है। For example, if this is the phosphorus, it exists in the form of P4। मैंने अपने previous lecture में थोड़ी सी बात बताई थी इसकी कि it exists in the form of white phosphorus and it exists in the form of red phosphorus। तो white और red दोनों में exist करती हैं, थोड़ा सा difference होता है। तो कुछ structure आपको draw करके दिखा देता हूँ। If this is phosphorus like that, इनके आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। So this is white phosphorus। अगर आप इसको रेड फॉस्फोरस में देखना चाहते हैं तो इसकी इंट्रैक्शंस होती हैं फर्दर चेन्स के साथ, ऐसी चेन्स के साथ इंट्रैक्शंस होती हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेड फॉस्फोरस, जिसमें जो चेन फॉर्म के अंदर जो एक P4 लिंक कर रही है फर्दर P4 से, इस तरह लिंक्स चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फास्फोरस है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसमें ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन इसमें जो वैन डर वाल फोर्सेज हैं वो क्या है, थोड़ी सी स्ट्रांग है। जरूरी नहीं कि वैन डर वाल फोर्सेज हमेशा ही वीक होंगी, नहीं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनमें वैन डर वाल फोर्सेज इतनी स्ट्रांग होंगी कि वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर लेगा, जैसे कि फास्फोरस। नेक्स्ट थिंग, obviously arsenic this exists in the form of metalloids। obviously metalloids का usually non metal से क्या होगा, ज्यादा होगा, but phosphorus is a non metal, keep in mind, okay। if I just talk about this thing, obviously this trend is once again the same thing, the selenium this exists in the form of like metalloids। तो इसका भी जो melting point है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो इनमें थोड़ी सी वेरिएशंस आ रही हैं। बट अब हम आते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स की तो कैसे जा रहा है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। अब इसमें इनमें जो केस है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। व्हाई, क्यों, लेट अस सी। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, ऑब्वियसली आपको पता है कि जो फ्लोरीन है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए गैसियस फॉर्म, दैट इज F2। ये सारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप कहते हैं सर सारे के सारे अगर ये डाई एटॉमिक फॉर्म में है तो आखिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों है? हालांकि टॉप टू बॉटम जाना जाए तो ऑटोमेटिकली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन एक चीज तो याद रही, ये थी मेटल्स, लेकिन ये चीज क्या है, नॉन मेटल्स। अगर अब इस केस को डिस्कस किया जाएगा तो इसमें एक ही रीजन सामने आती है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इसका साइज क्या कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी बिगर एंड बिगर, साइज इंक्रीज कर रहा है। जितना साइज इंक्रीज करेगा तो उतनी इन केसेस के अंदर एक फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा जिसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे इसकी पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करेगी ऑटोमेटिकली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। यही वो वजह है कि फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे बोथ एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस while bromine exists in the form of liquid and iodine exists in the form of solid। और हमने एक assumption पहले ही पढ़ी कि solid का जो melting point होता है वो gases और liquid से क्या होता है, ज़्यादा होता है। I hope so that this topic was sufficient in order to understand very clearly about the melting and the boiling point। Please, अगर आपको ये lecture पसंद आया, don't forget to like and subscribe my channel। Thank you very much guys, have a nice time।